तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडॉक्स टाइट्रेशन में वापस डाइक्रोमेट्री। तो डाइक्रोमेट्री मतलब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की टाइट्रेशन। क्लियर। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेडॉक्स के अंदर हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉडर्न ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और उस ट्रांसफर के अकॉर्डिंग कितना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, और उससे हम एक आईपी फैक्टर निकाल लेते हैं और आईपी फैक्टर के अकॉर्डिंग हम किसी अननोन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा रेडॉक्स का हमारे पास कंसेप्ट है। इसी के अकॉर्डिंग आज हमारा कंसेप्ट रहेगा डाइक्रोमेट्रोमेट्री। डाइक्रोमेट्रोमेट्री का मतलब यहाँ पे हम जो भी टाइट्रेशन परफॉर्म करा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं, K2Cr2O7 के अकॉर्डिंग। क्लियर। यहाँ पे हम KMnO4 भी ले सकते हैं, मगर KMnO4 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अकॉर्डिंग वो शार्पली स्पीडली अपने आप में किसी से भी रिएक्ट कर जाता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए हम यहाँ पे डाइक्रोमेट का यूज कर ले। अगर तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम यूज करते थे। एक तो हम क्या यूज करते थे, KMnO4, और दूसरा हम यहाँ पे यूज करते थे K2Cr2O7। तो जब भी हमने K2Cr2O7 को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज में लिया है, जैसे एल्कोहल के लिए तुमने वहाँ पढ़ा है चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो एल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन करते थे तो वहाँ पे क्या बनता था अपने पास, K2Cr2O7 के अकॉर्डिंग या तो अपने पास एल्डिहाइड कीटोन बनते थे या कार्बोक्सिलिक एसिड बनते थे। ओवरऑल यहाँ पे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पे पूरा पूरा ब्रेक डाउन नहीं होता था। मगर जब हमने KMnO4 को वहाँ पे यूज किया है तो एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग, तो वहाँ हम क्या देखते थे कि अगर कोई भी अपने पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो टोटली उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता था और उसके अकॉर्डिंग CO2 और H2O बन जाता था। मतलब टोटली उसकी बर्निंग होगी। क्लियर। तो यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं कि डाइक्रोमेट को हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट तो क्या है यहाँ पे, रेडॉक्स के अकॉर्डिंग। अगर हम ड्रग के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसकी हम सेल्फ लाइफ निकाल सकें, कितना कंपाउंड कन्वर्ट हो चुका उसको हम फाइंड आउट कर चुके। हमें यहाँ पे फाइनली उसको किसी इस स्टेप पे नहीं ले जाना जहाँ तक कि अपन उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। क्लियर। टोटली अपन वहाँ पे अगर करेंगे KMnO4 से तो वो CO2 और H2O के फॉर्म में वहाँ पे टोटली ऑक्सीडेशन स्टेप हो सकती है। दूसरा पैरामीटर हम यहाँ देखते हैं कि जब हम K2Cr2O7 यूज करते हैं तो K2Cr2O7 है वो प्योर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रह सकता है अगर उसको हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हम उसको डिजोल्व करके बनाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख कि डाइक्रोमेट है सम एडवांटेज ओवर द पर मैग्नेट। तो KMnO4 के अकॉर्डिंग कुछ एडवांटेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पावर है ऑक्सीडाइजिंग की, तो वो तो कम है, बट एज इट इज द लेस पावरफुल इट्स यूज इज मच मोर लिमिटेड। इट इज ऑब्टेनेबल इन ए स्टेबल ऑफ द हाई प्योरिटी एंड कैन बी यूज एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि K2Cr2O7 को प्योर फॉर्म में हम प्राइमरी सॉल्यूशन के फॉर्म में रख सकते हैं और वो स्टेबल भी है। स्टेबल किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अगर हम उसके अंदर रख देते हैं तो वो लंबे टाइम तक हमारे पास स्टेबल भी हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे KMnO4 को यूज नहीं करके डाइक्रोमेट को यूज कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ द डाइक्रोमेट इन वाटर आर स्टेबल इंडिफिनेटली। तो हमारे पास इंडिफिनेटली हम कह रहे हैं तो ये अपने पास स्टेबल फॉर्म में हमारे पास रुका हुआ है। तो हमने लैब में देखा होगा तो डाइक्रोमेट का हमारे पास येलो कलर का, ऑरेंज येलो कलर का हमारे पास सॉल्यूशन होता है। तो वो अपने पास क्या है, K2Cr2O7, उसी से हम उसको लैब में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है ओवरऑल, जैसा कि हमने रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा है, तो K2Cr2O7 अपने आप में अगर उसके अंदर है तो पोटेशियम आयन की हमारे पास K की हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे जब इसकी रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि इसका आयन जो है Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर हम वाटर मीडियम के अकॉर्डिंग हम K2Cr2O7 को रख रहे हैं तो वो हमारे पास स्टेबल फॉर्म में येलो ऑरेंज कलर के अंदर हमारे पास स्टेबल फॉर्म में है, जो हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के फॉर्म में उसको यूज में ले सकते हैं। मगर उसके अंदर अगर हमने एसिड मिला दिया तो एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग वो अपने आप में क्या करेगा, Cr+3 बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम आयन की है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रोमियम आयन का अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का -2, तो ये कितना हो गया 14 - 2 12 डिवाइड बाय 2 +6। तो हमारे पास
क्या हो रहा है यहाँ पे, +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जहां से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 के अकॉर्डिंग, एक एटम अपने पास। तो 3 का अपने पास में एक एटम के अकॉर्डिंग, क्रोमियम के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। और एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग हम समझे तो K2Cr2O7 के अंदर कितने हैं, 2 क्रोमियम। तो 2 क्रोमियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है अपने पास, कितने एक्सेप्ट कर रहा है ये, 6 के अकॉर्डिंग। तो इस 6 के अकॉर्डिंग हम इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग अगर हमको K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इसको मॉलिक्यूलर वेट को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 294 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 49 के आसपास अपने पास इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं जब हम दोनों क्रोमियम को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों किसके अंदर है, एक मॉलिक्यूल के अंदर है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे +6 अपने पास आ रहा है, तो कैसे निकाला हमने, -2 × 12, तो -12 और इसमें से 2 गए तो 12, 12 डिवाइड बाई 2, तो अपने पास 6। तो अपने पास एक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करें +6 से +3, तो कितने का चेंज हुआ, 3 का। मगर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्रोमियम है, 2, तो 2 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 3 × 2, मतलब +6 का चेंज हुआ। तो एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग अगर उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो उसको डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम हाफ रिएक्शन को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हाफ रिएक्शन तो किसकी होगी अपने पास, जबकि हमारे पास K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करके क्या कर रहा है, वो अपने आप में किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जिस भी सैंपल को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर। तो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सैंपल हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जिसका कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम जनरली क्या देखते हैं कि जैसा हम करते आए हैं, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि कितना उसके अंदर वो अपने आप में रिएक्ट हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो कितना हमारे पास K2Cr2O7 वहां पे कंज्यूम हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन लिखेंगे, किसके साथ में, सैंपल के साथ। जो भी सैंपल हमारे पास है जिसका हमने वहां पे ऑक्सीडेशन किया है, उसके साथ उसकी हम एक स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन लिखते हैं। और उस बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं कि कितना अपने पास, कितना ग्राम एक मिली मोल से रिएक्ट कर रहा है। सैंपल का जो मिली मोल से जो रिएक्शन करेगा, वो उस फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको हम बोल देते हैं आईपी फैक्टर, और उससे हम कैलकुलेशन करके यहाँ पे अननोन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। तो आगे आ रहा है इसके अकॉर्डिंग भी, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक K2Cr2O7 का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे 0.1 m, तो यहाँ से प्रैक्टिकल स्टडी स्टार्ट होती है। तो जैसा कि हम डालते हैं नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे m के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे n के अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पे 0.1 m के अकॉर्डिंग, तो m के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, n के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर n के अकॉर्डिंग बता रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, m के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम मोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर 0.1 m अपन ने बनाया तो क्या कर रहे हैं अपन, इसका इक्विवेलेंट वेट हमें पता होना चाहिए। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करेंगे हम, यहाँ पे जो हाफ रिएक्शन है तो इसके अकॉर्डिंग इसका मॉलिक्यूलर वेट 294, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 6 का, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 294.18 डिवाइड बाई 6 हम करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 49.03 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर इतने इक्विवेलेंट वेट को हम अगर 1 लीटर में डिसोल्व कर देते तो वो 1n का सॉल्यूशन बन जाता है, मगर हमें कितना चाहिए, 0.1n। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 कर दिया इक्विवेलेंट वेट का, तो 4.903 ग्राम को अगर 1 लीटर में डिसोल्व कर देंगे तो 0.1n का हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग हम किसी का भी हम अपने आप में नॉर्मलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी, और उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर लिख लेगा उससे हम उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वापस ये जो हमने बनाया कितना है, 0.1n, 0.1n का बना नहीं बना, इसके लिए हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे किसके साथ में, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट अगर 12th क्लास में तुमने टाइट्रेशन करी है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोहर साल बोल देते हैं, ठीक है। तो 5H2O के फॉर्म में इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाता है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फेरस हमारे पास है तो किस फॉर्म में है, Fe+2 स्टेट में है। Fe+2 से वो Fe+3 स्टेट में अपने आप में चेंज हो रहा है। क्लियर।
तो इसका मतलब आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +1 से हमारे पास बढ़ा, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसकी एक बैलेंस रिएक्शन, जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखी, ठीक है, रिडक्शन वाली, वैसे ही हम Fe+2 के अकॉर्डिंग, Fe+2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन बन जाएगी, और जैसा कि तुमने पढ़ा है, आगे स्टडी की है, तो उससे हम एक बैलेंस रिएक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग एक फैक्टर निकाल लेंगे वहाँ पे, आईपी फैक्टर, और उससे हम उसकी कैलकुलेशन फेरस आयन की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये भी आगे आ रहा है अभी। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आ गया, तो डिटर्मिनेशन द परसेंटेज ऑफ द Fe इन सैंपल। तो यहाँ पे जो मेटल है अपने पास, इस्पात इंडस्ट्रीज जो हमारे पास है, उसके अंदर जो आयरन है, उसके अंदर आयरन की प्यूरिटी कितनी आ रही है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि उसके साथ में डिजोल्व फॉर्म में, जैसे आयरन का कोई वायर लिया, उसको हमने डिजोल्व फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसके साथ में हमने K2Cr2O7 के साथ में उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर लिया। उसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन द फेरस एंड फेरिक आयन इन ए सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन, जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म में, हम अगर फार्मेसी से है तो फेरस फॉर्म में हम आयरन सिरप देते हैं, तो उसके अंदर Fe+3 कितने फॉर्म में है और Fe+2 कितना है, तो उसकी सेल्फ लाइफ के डिटेक्शन में भी हमारे ये यूज हो जाता है। थर्ड फेज हम देखें, डिटरमाइन द फेरिक आयन परसेंटेज इन द सॉल्यूशन ऑफ द फेरिक एलम। तो फेरिक एलम जो हमारे पास जो फिटकरी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे एलम के अकॉर्डिंग उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द Fe और एज ए हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो हम कह रहे हैं, तो हेमेटाइट हमारे पास क्या हो गया, एक धातु कर्म जो हम बोलते हैं, आयरन का धातु कर्म, ठीक है, हिंदी में। तो उसके अंदर कितना आयरन के अंदर उसकी परसेंटेज है, और मतलब जो अपने पास खनिज है, उस खनिज के अंदर कितना आयरन है, उसको भी हम इस तरीके से एनालिटिकल प्रैक्टिकल करके रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग K2Cr2O7 से हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि स्टैंडर्डाइजेशन में हम मोर साल्ट यूज कर रहे थे, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर हम क्या करें, Fe+2 हमारे पास किस में चेंज हो रहा होगा, Fe+3 में। तो ये उसकी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। उसी के अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट लेके हमारे पास रिएक्शन, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अब हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर दोनों हो रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या देख पढ़ा था कि जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो दो कंजर्वेशन का हमेशा याद रखेंगे, क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट्स मीन इफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is accepting some types of the electron, the number of the electron will be same as per the oxidation and reduction transfer. अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट उसको देगा। ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम बैलेंस करेंगे, तो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम किसी बैलेंस को लिखेंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस साइड है, उतना ही चार्ज उसके दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे उसका चार्ज बैलेंस रहेगा। तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है रेडॉक्स में, तो ऑक्सीडेशन रेडॉक्स टाइट्रेशन पे अंदर, तो यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेंगे। तो ओवरऑल इसको हम बैलेंस कर देंगे 6 से, तो उसके अकॉर्डिंग एक बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, अगर हमें कुछ नहीं आता, सिर्फ ये बैलेंस रिएक्शन लिखनी ही आती है, तो भी हम किसी अननोन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो फैक्टर है वो सब इसी इक्वेशन से लिख लें। क्लियर, इतना तुम्हें याद है, तो इतने से इतना रिएक्ट हुआ, तो इतना कितना बना, उसके अकॉर्डिंग हम सब ग्राम में कैलकुलेशन सब कर सकते हैं। किसी चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में तुम्हें लिखना आना चाहिए और याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने डाइक्रोमेट फॉर्म में, तो हमने क्या पढ़ा, डाइक्रोमेट्री पढ़ी, जिसके अंदर हमने K2Cr2O7 के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से किसी भी हमारे आप में किसी का रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू।